राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए बिहार एसएससी इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 5 तक कवर किया है। अगर आपने भी बिहार एसएससी का फॉर्म भरा है तो अभी भी आपके पास काफ़ी अच्छा टाइम है अपनी तैयारी को पूरा करने का। तो हमारे साथ जुड़ जाएं और हमारे इस प्रैक्टिस सेट के साथ आप अपनी तैयारी को और भी अच्छी कर सकते हैं। आज के सेट में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारी पहले की वीडियोस को नहीं देखें तो उसे देख लीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए, आपका टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं आज के सेट को। पहला प्रश्न है, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है? तो लेक सुपीरियर दोस्तों यूएसए में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको बता दें, सुपीरियर लेक यूएसए एवं कनाडा के बीच स्थित है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से ये संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? तो दोस्तों, समाज में सामाजिक ढांचे की स्थापना का संकल्प द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत लिया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली है मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को पहली बार 1903 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, जबकि दूसरी बार 1911 में रसायन शास्त्र के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैडम क्यूरी, जिसे 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के नेतृत्व के बाद सरोजनी नायडू ने उनका नेतृत्व किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको बता दें, सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च के साथ ही प्रारंभ हो गया था, जो कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू हुआ था, जिसका मुख्य केंद्र यानी कि सविनय अवज्ञा का मुख्य केंद्र धरासना में था। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है? तो ग्राम पंचायत के द्वारा कृषि कर नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि कृषि कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा लगाया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा कृषि कर लगाया जाता है। जबकि जल कर, स्वच्छता कर और प्रकाश कर, ये सभी ग्राम पंचायत के द्वारा लगाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृषि कर। अगला प्रश्न है, खासी भाषा किसमें सम्मिलित है? तो खासी भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मोखमेक शाखा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको बता दें, खासी भाषा जो है यह झारखंड, असम, वेस्ट बंगाल एवं उड़ीसा के अधिकांश भागों में बोले जाने वाली भाषा है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको बता दें, संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं और इसकी चर्चा आर्टिकल नंबर 108 में की गई है। अगला प्रश्न है, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफ़ी की किस्म है? तो भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक में होता है और सबसे ज़्यादा अधिक कॉफ़ी की उगाई जाने वाली किस्म अरेबिका है। कौन सी है? अरेबिका। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरेबिका। अगला प्रश्न है, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? तो हरित क्रांति का जन्म क्यों हुआ, आपको पहले ये बता देते हैं। यह तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब हुआ, कब से कब तक चला था? तो यह 1961 से 19
1861 से लेकर 1966 के बीच चला था। इसी बीच भारत और चीन का युद्ध 1962 में हुआ तथा भारत और पाकिस्तान का युद्ध 1966 ईस्वी में हुआ। तभी उस टाइम भारत में काफ़ी अकाल पड़ा था, जिसकी वजह से हरित क्रांति का जन्म हुआ था और कृषि नीति बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? भारत की सबसे बड़े कृत्रिम ताजे पानी की झील कौन सी है? तो ऑप्शन के हिसाब से तो हो जाएगा शिवाजी सागर झील। कौन सा हो जाएगा? शिवाजी सागर झील। लेकिन आप इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है। अगला प्रश्न है, भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था, जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1904। 1904 भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1904 में पारित हुआ था, जिसके तहत प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? तो भारतीय संविधान के द्वारा भारत को एक राज्यों का संघ कहा गया है, जिसका वर्णन आर्टिकल नंबर 1 में किया गया है। किसमें किया गया है? आर्टिकल नंबर 1 में किया गया है। एक राज्यों का संघ भारत को कहा गया। अगला, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन ना कर सके? तो लोकसभा में अगर धन विधेयक पारित हो जाता है और राज्यसभा में भेज दिया जाता है, तो अगर राज्यसभा 14 दिन के अंदर पारित नहीं करता है तो उसे स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। आपको बता दें दोस्तों, धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश पर सबसे पहले लोकसभा में लाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14 दिन के भीतर अगर राज्यसभा पारित नहीं करती है तो उसे खुद ही पारित समझ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से की जाती है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना बिस्मार्क से की जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिस्मार्क। अब क्यों किया जाता है बिस्मार्क से इसकी तुलना? तो बिस्मार्क ने इटली का एकीकरण किया था, ठीक उसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे भारत का एकीकरण किया। तो इसी वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के रहस्यों को जानने हेतु आदित्य L1 अंतरिक्ष यान भारत के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा सफलतापूर्वक कब लॉन्च किया गया? तो आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। कब किया गया? 2 सितंबर 2023 को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? तो किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का माप उत्पादन की प्रति इकाई में निर्दिष्ट पूंजी की राशि होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको बता दें, पूंजी तथा उत्पादन जितना कम होता है उतना ही अच्छा होता है। पूंजी और उत्पादन का अनुपात जितना कम होता है उतना अच्छा माना जाता है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी करती है। तो मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रीट उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है, जबकि मौलिक अधिकार के हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही रीट जारी कर सकता है। अगला प्रश्न है, 69वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया? तो 69वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में अल्लू अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है। अगला प्रश्न है, गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? तो गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर हैं। कौन है? दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में तकला मकान मरुस्थल स्थित है? तो तकला मकान मरुस्थल चीन में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं?
तो मानचित्र बनाने के विज्ञान को कार्टोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति के अंतर्गत क्या होता है? तो मुद्रास्फीति के अंतर्गत मुद्रा के मूल्य घट जाता है। मुद्रा का मूल्य जो है वो घट जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसकी वजह से वस्तुएं काफ़ी महंगी हो जाती है। मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य घट जाता है एवं वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, 10 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब किसने जीता? तो इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब किरण जॉर्ज के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया? किरण जॉर्ज के द्वारा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1976 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन तापीय बिजली से होता है। किससे होता है? तापीय बिजली से, जिसमें कोयले से सर्वाधिक बिजली प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तापीय बिजली। अगला प्रश्न है, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जब स्वतंत्र हुआ था हमारा भारत, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी था। कौन था? आचार्य JB कृपलानी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी का न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी का न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्य का औचित्य बनाते हैं? तो साधन ही उद्देश्य का औचित्य बनाते हैं, यह महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महात्मा गांधी। अब गांधी जी के अनुसार जैसा साधन होगा वैसा ही फल मिलेगा, यानी गांधी जी ने ही कहा था जैसा साधन होगा वैसा ही फल मिलेगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? तो ये भी महात्मा गांधी के द्वारा ही कहा गया कथन है कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किया गया था? तो उद्देशिका में परिवर्तन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन के तहत उद्देशिका में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता को जोड़ा गया था। आपको बता दें, उद्देशिका में बस एक ही बार संशोधन हुआ है, वो हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अगला प्रश्न है, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच का अंतराल किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? तो संसद में आपको बता दें सबसे पहले कि 3 सत्र होता है। संसद में 3 सत्र होता है। पहला होता है बजट सत्र, दूसरा होता है मानसून सत्र और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र, जिसमें बजट सत्र सबसे बड़ा सत्र होता है और शीतकालीन सत्र सबसे छोटा सत्र होता है। और 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने का हो सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 महीना। अगला प्रश्न है, एलोरा में गुफाओं और शैलकृत मंदिर किस धर्म के हैं? तो एलोरा में जो गुफा है और शैलकृत मंदिर है वो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म को समर्पित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिंदू, बौद्ध और जैन। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था? तो अकबर के दरबार में जो तानसेन रहते थे उसका मूल नाम रामतनु पांडे था। क्या था? रामतनु पांडे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो यह 1935 अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार देश की मुद्रा कौन सी है? तो म्यांमार
देश की मुद्रा क्यात है। क्या है? क्यात। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग, जो कि भारत का पहला वायसराय भी था। आपको बता दें 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को शुरू हुआ था और यह मेरठ से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित है? तो महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महात्मा बुद्ध क्षत्रिय कुल के थे और शाक्य मुनि थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी? तो ऑप्शन के हिसाब से श्रीनगर को सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, श्रीनगर। अब क्यों नहीं मिलेगी ऊर्ध्वाधर किरणें? क्योंकि ऊर्ध्वाधर किरणें उसे ही मिलता है जो भारत में 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच मौजूद होती है। जो भाग 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच मौजूद होता है, यानी कहें तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पाए जाने वाले क्षेत्र पर ऊर्ध्वाधर किरणें पाई जाती है। लेकिन श्रीनगर 23.5 डिग्री नॉर्थ से भी ऊपर है, इसलिए श्रीनगर पर ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं पाई जाएंगी। अगला प्रश्न है भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1911 से 21 के बीच। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? तो जल जो है वो अजैव और नवीकरणीय संसाधन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आपको पहले बता दें हरियाणा के 14 नगर, राजस्थान के 2 और यूपी के 8 शहर जो है वो राष्ट्रीय राजधानी में आता है। इसमें मथुरा जो है यह राष्ट्रीय राजधानी के अंतर्गत नहीं आता। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मथुरा। अगला प्रश्न है भारत की किस नदी को वृहद गंगा कहते हैं? भारत की किस नदी को वृहद गंगा कहा जाता है? तो भारत में गोदावरी नदी को वृहद गंगा कहा जाता है, यानी कि बूढ़ी गंगा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोदावरी। अगला प्रश्न है तंजानिया की राजधानी है। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। क्या है? डोडोमा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में 10 डिग्री चैनल है। कौन सा है? 10 डिग्री चैनल, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करता है। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10 डिग्री चैनल। अगला प्रश्न है बोगोटा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो बोगोटा जो है यह कोलंबिया की राजधानी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोलंबिया। अगला प्रश्न है आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो आतंकवाद से पीड़ित अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 21 अगस्त को मनाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 21 अगस्त। अगला प्रश्न है डांस लेगेसी ऑफ पाटलिपुत्र पुस्तक के लेखक हैं। तो डांस लेगेसी ऑफ पाटलिपुत्र पुस्तक के लेखक शोभना नारायण है। कौन है? शोभना नारायण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है मई 2023 में बिहार सरकार द्वारा लॉन्च मिशन परिवर्तन का संबंध किससे है? तो बिहार सरकार द्वारा लॉन्च मिशन परिवर्तन का संबंध स्वास्थ्य सुधार से है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वास्थ्य सुधार। अगला प्रश्न है पंचायती राज्य सम्मिलित किया गया है। तो पंचायती राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको बता दें दोस्तों पंचायती राज्य का गठन तथा चुनाव कराने का अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग को है। अगला प्रश्न है किसकी जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? तो रेडियो तरंग को
पृथ्वी पर वापस भेजता है आयन मंडल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयन मंडल। आयन मंडल को संचारण के उपयोग के लिए उपयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं क्या क्या है। पहले में है नायलॉन जो कि थर्मोप्लास्टिक है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है पीवीसी थर्मोसेटिंग जो कि गलत है। पीवीसी जो है ये भी थर्मोप्लास्टिक है, तो इसमें कौन सा सही नहीं है यही पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड जो कि थर्मोसेटिंग है, ये बिल्कुल सही है। तीसरा है पॉली प्रोपेनिलीन जो कि थर्मोप्लास्टिक है, ये भी सही है। सिर्फ एक ही सुमेलित नहीं था, वो था पीवीसी जो थर्मोप्लास्टिक है और यह सुमेलित नहीं था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट सापेक्षा सिद्धांत के अनुसार, विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है? तो प्रकाश का वेग सापेक्ष नहीं है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जबकि किसी भी वस्तु की लंबाई, दो परिघटनाओं के बीच का समयांतराल या फिर समकालीनता, ये सभी सापेक्ष है। अगला प्रश्न है, गैस के गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह, तो आपको बता दें हाइड्रोजन गैस काफ़ी ज्वलनशील गैस है और हाइड्रोजन गैस जब गुब्बारे में भरा जाता है तो वह ऊपर जाके जलने लगता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस को नहीं भरा जाता है। और हीलियम जो है यह अज्वलनशील है, तो इसी वजह से गुब्बारे में हीलियम को भरा जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका पूर्ण अपवर्तनांक 1 के निकटतम होता है? तो 1 के निकटतम अपवर्तनांक वायु का होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वायु का अपवर्तनांक 1.0002 और 7 होता है, तो कौन हो जाएगा? वायु हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माणिक्य यानी कि रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? तो माणिक्य और नीलम एल्यूमिनियम के ऑक्साइड हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है, एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है, तो एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा। अगला प्रश्न है, युष्टो की नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होता है? तो युष्टो की नलिका, जिसे हम श्रवण नलिका भी कहते हैं यानी सुनने की नलिका, तो हम सुनते किससे हैं? कान से सुनते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कान। अगला प्रश्न है, यदि मनुष्य की एक ही आंख होती तो अगर मनुष्य की एक ही आंख होती तो उसकी जो देखने का क्षेत्रफल है यानी दृश्य क्षेत्रफल है वो कम होता और त्रिविमीय प्रतिबिंब यानी कि 3D प्रिंटिंग वगैरह वो नहीं देख पाता, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दृश्य क्षेत्र कम होता और त्रिविमीय प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। अगला प्रश्न है, रुधिर स्कंदन में मदद करने वाली विटामिन है, तो रुधिर स्कंदन यानी कि खून के जमने में विटामिन के काम में आता है, तो विटामिन के इसकी मदद करता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? चलिए देख लेते हैं। पहला है किरीट आघात संवहन तंत्र, ये गलत हो जाएगा। दूसरा है एथीरोस्क्लेरोसिस जो कि धमनियों का अवरुद्ध हो जाना होता है, ये भी गलत है। तीसरा है हाइपरटेंशन न्यून रक्तचाप, ये भी गलत है, हाइपरटेंशन उच्च रक्तचाप होता है। अगला है हाइपोटेंशन जो दिल का दौरा होता है, तो ये सही हो जाएगा, हाइपोटेंशन दिल का दौरा ही होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनियत तापमापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो अनियत तापमापी प्राणियों के लिए उसके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलते रहता है, उसे ही अनियत तापमापी कहते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एड्स वायरस का अनुवांशिक पदार्थ होता है, तो एड्स वायरस का अनुवांशिक पदार्थ एक सूची RNA होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक सूची RNA। अगला प्रश्न है, विद्युत नियंत्रण विज्ञापन के साइन बोर्ड्स की विषय वस्तु की रात में
पठनीयता साक्ष्य रखने के लिए उसमें निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो नियॉन का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी नियॉन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च स्तरों पर किसी जीव विषय यानी टॉक्सिन की सांद्रता क्या कहलाती है? तो यह जैव आवर्धन कहलाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैव आवर्धन। अगला प्रश्न है, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? तो परमाणु पाइल का प्रयोग ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में। अगला प्रश्न है, ताप ट्रेपेजियम जोन ताजमहल के चारों ओर कितने किलोमीटर का एक अधिसूचित क्षेत्र है जो स्मारक को प्रदूषण से संरक्षण के लिए किया गया है? तो ये हो जाएगा 10,400 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडिक विलयन बना लेता है उसे कहते हैं? तो जो जल के संपर्क में आते ही तुरंत कोलाइडिक विलयन बना लेता है उसे जलराही कोलाइड कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जलरागी कोलाइड। अगला प्रश्न है, गामा किरणें क्या होती हैं? तो गामा किरणें दोस्तों रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरणें हैं। क्या है? रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरणें। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको बता दें, रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा अल्फा, बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। अगला प्रश्न है, एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। तो जब एक अणु ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा तो 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 38 अणु एटीपी ऊर्जा होगी। आपको बता दें, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को ग्लाइकोसिस कहते हैं, जिसका ग्लाइकोलाइसिस का पूर्ण क्रिया साइटोप्लाज्मा में होती है। अगला प्रश्न है, समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो समुद्री खरपतवार आयोडीन का मुख्य स्रोत है। किसका मुख्य स्रोत है? आयोडीन का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामान्यतः 1 से 3 वर्ष के शिशु में प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो 1 से 3 वर्ष के शिशु में जो प्रोटीन की कमी से बीमारी होता है वह होता है क्वार्शियोर्कर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको बता दें दोस्तों, शिशु में प्रोटीन की कमी से सूखा रोग भी होता है, जिसे हम मरासमस करके जानते हैं। अगला प्रश्न है, जड़ों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक पहुंचता है। तो जड़ के द्वारा अवशोषित जल जाइलम उत्तक के द्वारा पहुंचता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जाइलम उत्तक। आपको बता दें दोस्तों, जाइलम उत्तक के द्वारा खनिज लवण तथा जल दोनों ही शीर्ष तक पहुंचता है। और पत्तियों के द्वारा बनाए हुए भोजन को फ्लोएम उत्तक के द्वारा पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। तो अगर आपसे पौधों का भोजन का पूछे तो भोजन फ्लोएम उत्तक से पहुंचाया जाता है और जल एवं खनिज लवण जाइलम उत्तक द्वारा। अगला प्रश्न है, कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविक की शाखा को कहते हैं? तो कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकीय शाखा को साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और जल का फॉर्मूला क्या होता है? तो जल का फॉर्मूला होता है H2O। यह मिलकर क्या बनाता है? यह मिलकर बनाता है H2 और CO3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, H2CO3। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, आगे का सारा प्रश्न रीजनिंग और मैथ का है, जिसे हम मैथ और रीजनिंग के सेक्शन में कवर करेंगे। तो हमसे जुड़े रहें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण सेट के साथ। जय हिंद।